हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट साइंस के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12 के बारे में। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा हुआ। नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 25 एमसीक्यू डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियम मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं। क्वथनांक का मतलब आपको पता होना चाहिए, हिमांक का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल्सियस पैमाने पर, तो क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी जल जो उबलता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है, तब उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि जब 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। इसका सीधा सा मतलब अगर हम समझें, सिंपल सा अगर हम उदाहरण देखें तो मछली को आप ले लीजिए। पानी में मछली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, और इसका कारण यही होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इसका एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे कि बाल्टी के अंदर अगर सिक्के को रखा जाता है तो वो भी अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी प्रतीत होती है। साथ ही साथ ये भी ले लीजिए कि अगर हम बाल्टी में किसी छड़ को डालते हैं तो वो छड़ तिरछी प्रस्तुत होती है, प्रतीत होती है। तो इसका कारण क्या होता है, ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो जो प्रकाश की किरण होगा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर हम ये समझे, देखिए अगर हम बात करें एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, तो हम ये ले सकते हैं कि विरल माध्यम हमारा हवा हो गया, और इसके अपेक्षाकृत जो अगर सघन माध्यम की बात करें तो हम इसको ले लेते हैं जल। ठीक है, जल ले लेते हैं सघन माध्यम। अगर हवा से प्रकाश जल में प्रवेश करता है तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ेगा। यानी कि अगर इसको जाना चाहिए था इधर से इस तरह से सीधे, लेकिन वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, अभिलंब की तरफ। और ठीक इसके उल्टा क्या होता है कि अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हटता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, परमाणु बम निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है वो सेम टू सेम वही होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, जबकि हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, शिशु रोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अच्छा, एक तरह से मैं आपको और बता दूं, देखिए जो लार होता है, लार में हम लोग जहाँ मोस्टली जानते हैं कि दो एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक तो आपका होता है टाइलिन और एक होता है माल्टेज। लेकिन एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं, और लाइसोजाइम क्या करता है कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं को नष्ट लाइसोजोम करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो इस एंजाइम को हम लोग रेनिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, छोटी आंत, जिसको हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद के रूप में हम लोग पायरुविक अम्ल को जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है,
तो आपको पता है कि जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण होता है। ध्यान रखिएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण को हम लोग किस तरह से परिभाषित करते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि ए बराबर जो होता है वो भी माइनस यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऋणात्मक त्वरण, जिसको हम लोग मंदक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदक के नाम से जानते हैं और हमेशा वो निगेटिव में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है? दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन हम ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण कह सकते हैं, इसके प्रकथन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऊर्जा। बर्नौली के सिद्धांत से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन, हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? डी। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? किस नाम से जानते हैं इनको? तो इनको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्रिप्टोगेम्स में अक्सर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसका आप समझना है। देखिए, क्रिप्टोगेम्स उन पादपों को कहते हैं जिनमें प्रजनन जो कि बीजाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टोगेम्स को कभी कभी हम लोग थैलोफाइट, निम्न पादप तथा बीजाणु पादप आदि नामों से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोगेम्स में शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न आते हैं। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वो देखिए कि पुष्प के जनन चक्र कौन से है? पुष्प के जनन चक्र के रूप में हम लोग किसे किसे जानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुमंग और जयांग। ठीक है, पुमंग और जयांग को हम लोग पुष्प के जनन चक्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि सिट्रस कैंकर जो होता है वो क्या है? बताइए कि सिट्रस कैंकर क्या है? अक्सर आपने पेपर में देखा होगा, सिट्रस कैंकर से संबंधित आपको बताना होता है। तो सिट्रस कैंकर नींबू में होने वाला एक रोग है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अधिवृक्क। ठीक है, अधिवृक्क, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अगर आपने जल्दबाजी में ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने गलत टिक किया, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है मिश्रित ग्रंथि के बारे में। और हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत होता है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं, या फिर हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो अग्नाशय होता है, जिसको हम लोग पेनक्रियाज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इंसुलिन का जो स्राव होता है वो यहीं से बीटा कोशिका से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंसुलिन में इंसुलिन नहीं, अग्नाशय में कई तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी तरह के, लेकिन उनमें से बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, जो कि आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि एड्स में विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स में विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट्स को नष्ट किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एड्स में लिम्फोसाइट्स को नष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त जो आपूर्ति होती है उसे हम लोग एक्सीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सही आंसर तुम्हारा हो गया कि शरीर में रक्त धारा में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ठीक है ना, प्रोटीन होता है। क्वेश्चन से कि ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या नहीं होती है? तो ब्रायोफाइटा में हम कह सकते हैं कि संवहनी उत्तक नहीं होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, संवहनी उत्तक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है वह कौन सी है? इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि, या फिर इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। जिस तरह से यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसी तरह से पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि पेट, जिगर और फेफड़े के जो कैंसर होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कर्कट रोग कहते हैं। ठीक है, कर्कट रोग, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 25 एमसीक्यू को कवर किया। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी 25 में से। और
मुझे यकीन है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह की रोज़ाना न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।